किसी के मन में छुपे असंतोष को पढ़ लेना आसान नहीं होता है, पर यह असंतोष कहीं लालच का रूप ना ले ले, इससे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तूने बच्चे का कभी ठीक से ख्याल नहीं रखा सरिता। तो फिर किसने रखा? जी आपने तो हाथ नहीं बटाया मेरा कभी। हाँ सरिता बस करो, ये कोई वक्त है? तुम दोनों अपना झगड़ा फिर से शुरू मत करो। तुम और तुम्हारी माताजी वक्त देखकर झगड़ा करते हैं क्या धीरेन्द्र? लड़ना बंद करो सरिता, हमारी बच्ची अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आई एम सॉरी, हम बच्ची को नहीं बचा पाए। आप जब तक उसे हमारे पास लाए तब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बेटा जगदीश, तू चिंता मत कर, दिव्या को कुछ नहीं होगा। प्रेरणा बेटा तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे चॉकलेट दिलाता हूँ। हाँ शाबाश। कौन सी वाली खाएगी? लाइट। अच्छा फिक्र मत कीजिए, दिव्या को कुछ नहीं होगा। हम इंटरनल ब्लीडिंग रोक नहीं सके। जी वो आई एम सॉरी, हमने पूरी कोशिश की थी। एक्सक्यूज मी। सरिता ने अपनी 4 महीने की बच्ची को खो दिया था, जगदीश सेठी ने अपनी बीवी दिव्या को खो दिया था, और 3 साल की प्रेरणा ने अपनी मां को। जो गुजर गए उनके जाने के नुकसान की भरपाई होना नामुमकिन होता है, लेकिन हाँ, कुछ खो जाने का गम, हमदर्दी कई बार लोगों को करीब ले आती है, पर सिर्फ तब अगर उनके साथ आने की वजह जिंदगी में छाया असंतोष नहीं बल्कि सहानुभूति हो, एक दूसरे की तकलीफ समझने का एहसास हो। क्या हाल है जगदीश? अरे ललित कैसा है? मस्त है यार, आजा बैठ जा। और प्रेरणा कैसी है? अच्छी है यार, बड़ी हो रही है। अभी भी नाना नानी के साथ रहती है? हाँ यार, यहाँ तो मैं और बाबूजी हैं, कैसे संभालेंगे? दिव्या भाभी को गए 6 साल हो गए। हाँ यार, मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता, लगता है जैसे मायके गई है अभी वापस आ जाएगी। जगदीश मान ले सच्चाई को, कम से कम अपने लिए ना सही प्रेरणा के लिए तो मान ले। अरे यार तू अपना वो प्रवचन लेके वापस शुरू मत हो जाना। शादी कर ले, सेटल हो जा, प्रेरणा के लिए माँ ले आ, वही तेरा घिसा पिटा रिकॉर्ड। वही रिकॉर्ड बजाने अरे वाला। नहीं। सुन सुन सुन, मैं एक फैमिली को जानता हूँ। उनकी एक बेटी है सरिता, तलाकशुदा है। करीब 6 साल पहले उसकी बच्ची गुजर गई। एक बार मिल तो ले, देख तेरा परिवार फिर से बस जाए। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सही तो कह रहा है ललित, प्रेरणा अब 9 साल की हो गई। शरद जी और लाजवंती जी की उम्र भी काफी हो गई। कब तक ख्याल रखेंगे उस बच्ची का? प्रेरणा को अब घर लाने का वक्त आ गया है बेटा। पापा कैसा है मेरा बेटा? बहुत गुस्सा हूँ आपसे। क्यों, क्या हुआ? पिछले वीक क्यों नहीं आए थे? सॉरी, काम में बिजी हो गया था। अगले वीक स्पोर्ट्स डे है और तभी कोई बहाना नहीं चलेगा। नो बहाना, आई प्रॉमिस, मैं हूँगा वहाँ पर, ठीक है? आपके पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। हमें मालूम है तुम हमारी दिव्या से बहुत प्यार करते थे, पर सच तो यही है कि अब वो नहीं है, चली गई छोड़कर हमें। प्रेरणा को माँ की ज़रूरत है और आपको पत्नी की। आपका परिवार अधूरा है, उसे पूरा कर लो।
पापा पापा आज आप मुझे स्कूल छोड़ने आओगे? बिल्कुल ठीक। आज हम तुम्हारे पापा को तब तक काम पर नहीं जाने देंगे जब तक वो तुम्हें स्कूल छोड़कर नहीं आएंगे। हाँ कह दीजिए, अब फैसला ले ही लीजिए। बुढ़ापे के बारे में भी तो सोचिए। चलता हूँ, चलो प्रेम। अब धीरेन्द्र को भूल जा। कैसे भूल जाऊँ माँ? उस घर में बहुत तकलीफों से गुजरी हूँ। अपनी बच्ची खोई, पागल हो गई थी मैं। तू हमेशा से गर्म दिमाग की रही है और हमने ही तुझे बिगाड़ा है। हर काम तेरे हिसाब से हो ये ज़रूरी नहीं। माँ, आपको और पापा को तो मुझ में खोट दिखता है। सरिता, सारी गलतियाँ उनकी ही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें खुद के दोष कभी नजर ही नहीं आते, हमेशा दूसरे ही गलत दिखते हैं। देख बेटा, जगदीश बहुत अच्छा लड़का है। अब ये मान कि उसकी बेटी के रूप में भगवान ने तुझे तेरी बेटी वापस दी है। मैंने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है पापा। अगर उसका ख्याल रखने में मेरी सास ने मेरी मदद की होती ना, तो आज वो जिंदा होती। अब जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते। भूल जा पुरानी तकलीफें, आगे बढ़, एक नई जिंदगी शुरू कर। बेटा, तू एक बार जगदीश से मिल तो ले, तुझे पसंद आएगा वो। क्या आप मुझसे शादी सिर्फ इसीलिए करना चाहते हैं ताकि आपकी बेटी प्रेरणा को एक माँ मिल सके? सरिता, मेरा घर अधूरा है, कोई चाहिए जो उसे पूरा कर सके। हाँ, प्रेरणा को भी माँ की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि वो घर वापस आ जाए। जब से मेरी वाइफ गई है तब से वो नाना नानी के यहाँ रहते। मैं बहुत मिस करता हूँ उसे, वो भी मुझे बहुत मिस करती है। क्या आप चाहेंगे कि हमारे भी बच्चे हों? जी हाँ, बिल्कुल। वेलकम हो, आओ। सरिता बेटा, आज इतने दिनों बाद हम टाइम से बिना जला और पका हुआ खाना खा रहे हैं। बहुत स्वादिष्ट बना है। बाबूजी, कल हम प्रेरणा को घर वापस ला रहे हैं। हाँ, फिर हम उसका एडमिशन यहाँ पर ही किसी अच्छी से स्कूल में करवा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो भाई, एक बार फिर से ये मकान घर जैसा लगेगा। मामी, बंद करो गंगा जमुना बहाना। मैं थोड़ी ना कोई हमेशा के लिए जा रही हूँ। शुभ शुभ बोल बेटा। अब तू आ या ना, हम दोनों तुझे मिलने के लिए हर हफ्ते वहां टपकने वाले। नाना, अपनी दवाई टाइम से खा लेना और नानी को परेशान मत करना। ओके नानी अम्मा, ओके। नंदनगर में वीरमदेव नामक एक सन्यासी रहते थे। बहुत ही परोपकारी थे। ईश्वर भक्ति से जो भी समय बचता उसे दद्दू, मम्मी को बैंगन पसंद नहीं था ना? बैंगन? क्यों बेटा? बस यूं ही, मुझे भी नहीं पसंद। छी, मुझे बैंगन नहीं खाना। मम्मी, मुझे बैंगन अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी तो यही सब्जी बनी है। मैंने बताया था ना आपको कि मुझे बैंगन नहीं पसंद है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई आया नहीं, मैं भूल गई। अभी यही सब्जी खा लो। उनके इस परोपकार से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उन्हें एक दिव्य शक्ति दे दी थी। सोनाली मैम का क्लास 5 बजे खत्म हो जाता है। मालूम है मुझे। रोज आधा घंटा वेट करना पड़ता है निकलने के लिए। अरे तो तब तक कुछ पढ़ लिया करो ना। मुझे और भी काम होते हैं तो आते आते देर हो जाती। रोज? ना, मुझे ऐसे जवाब देना ठीक बात नहीं। और फिर आधा घंटा वेट कर भी लिया तो कौन सी तुम्हारी जान निकल गई? मेरे लिए कोई बात नहीं मम्मा। सोनाली मैम के घर पे काम होता है।
और स्टूडेंट क्लास के बाद वेट करे, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। बातें मत बनाओ प्रेरणा, ऐसा कुछ भी होता तो मुझसे खुद नहीं बोल देती। वो मुझे बोलती है ना। प्रेरणा आखिर अपने पिता के घर आ गई। चाहे सौतेली ही सही, पर उसे एक माँ मिल गई और एक दादा भी, जो दादा कम और दोस्त ज्यादा थे। अपने नाना नानी का घर छोड़े हुए अभी उसे 4 महीने हुए थे कि अचानक एक हादसे ने उनके घर को अपने पंजों में दबोच लिया। क्या हुआ सरिता जी? श्याम भाई साहब, हमारे घर से धुआं निकल रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। आपने कुछ गैस पर रखा तो नहीं था? नहीं, धुआं बाबूजी के कमरे से निकल रहा है। चाबी तो है ना आपके पास? हाँ जी। आइए देखते हैं। जी। क्या? फीस जमा करने के बाद मैं मार्केट तक गई थी सर। कहीं प्रेरणा हो बाबूजी? जी मैं घर से निकली कोई 4-4:15 बजे। घर में कोई काम चल रहा था? जी वो ऊपर वाले कमरे में कुछ काम चल रहा था। मजदूर? आज वो जा चुके थे। 3 बजे। वापस नहीं लौटे? जी वो उनकी छुट्टी हो गई थी। इतनी जल्दी? हमेशा इतनी जल्दी छुट्टी होती है उनकी? जी नहीं, वो मैंने ही उनसे बोला था, क्योंकि आज के दिन बाबूजी को कोई शोर शराबा नहीं चाहिए था। सिर्फ आज के दिन? जी हाँ, वो कोई 2 लोग आए थे उनसे मिलने। कौन थे 2 लोग? मेरे लिए बेटा, मैं देखता हूं। अरे सुजीत, आओ 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 अंदर आओ। सरिता, मेरी कुछ जरूरी मीटिंग है इन लोगों के साथ। और बेटा तुम जरा ऊपर मजदूरों से कह देना कि आज की छुट्टी करें। जी अच्छा। आई। हाँ बेटा, प्रेरणा से कह देना कि मुझे बीच में डिस्टर्ब न करे, मैं कुछ जरूरी काम करूं। जी ठीक है। अरे भैया, बस आज का काम यहीं रोक दो। काम हो मैडम जी? अरे वो बाबूजी को कोई ठोका पीटी नहीं चाहिए, बहुत शोर हो रहा है। जगदीश भाई साहब, आज की मजदूरी आपको पूरी ही देनी होगी। मैडम जी ने काम खुद रुकवाया है, मजदूरों ने काम नहीं रोका। ठीक है, मैं पहले पता तो कर लूं, फिर आपको फोन करता हूं। हाँ जगदीश, बाबूजी ने बोला मुझे, वो कमरे में कोई ज़रूरी मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा तो एक काम करो, तुम मजदूरों को पूरी दिहाड़ी दे दो और उन्हें जाने दो, ठीक है? ठीक है, ये लीजिए। और फिर मैंने उन्हें जाने को बोला। आपकी बेटी प्रेरणा वो कब आई? आपकी बेटी प्रेरणा कब आई? करीब 3:30 बजे। अरे प्रेरणा आ गई? हाय मम्मा। हेलो। मैंने तेरे लिए पोहा बनाया है, फटाफट चेंज कर ले, फ्रेश हो जा, फिर सोनाली मैम के यहाँ भी जाना है ट्यूशंस के लिए। नहीं मम्मा, आज मैं बहुत थक गई हूँ। स्कूल में स्पोर्ट्स डे था ना, इसलिए आज क्लास की छुट्टी कर लूँ। नो बेटा, नो छुट्टी। और फिर मैम की फीस भी देनी है ना आज। प्लीज मम्मी, सिर्फ आज के दिन ही, पक्का एक्स्ट्रा क्लासेस जाऊंगी। चलो ठीक है, लेकिन मुझे तो जाना होगा ना फीस देने के लिए, 1 वीक से ऊपर हो गया है। दद्दू के पास जाने को दिखाना है। अरे नहीं, अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करना, वो एक मीटिंग में बिजी हैं। उन्होंने कहा है फ्री होकर तुमसे खुद आकर मिलेंगे।
तुम जब तक जाओ चेंज करो, फ्रेश हो जाओ। ओके। फिर प्रेरणा को नाश्ता करा के मैं करीब 4:15 साढ़े 4 बजे निकल गई। बाय बेटा। बाय मम्मा। अरे मम्मा, मैम को बोल देना कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है। जब मैं 6 बजे वापस आई तो देखा धुआं निकल रहा था। फिर अंदर आके देखा तो ये हथौड़ा, ये वो मजदूर इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, शायद यही था। हाँ, हथौड़े में दादा और पोती दोनों के खून के अंश मिले हैं। तकिया सिर्फ हत्या की जांच को भटकाने के लिए चलाया गया है। जी, यही लगता है। जब अपराध हुआ तो घर में सिर्फ 4 लोग थे। कुलभूषण सेठी, उनकी पोती प्रेरणा और वो 2 लोग जो उनसे मिलने आए थे। 4 में से 2 लोग मारे गए। जाहिर है कि शक की सुई उन दोनों पे गई, वही संदिग्ध आरोपी माने गए। पर वो दोनों थे कौन? सर, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं वो लोग कौन हो सकते हैं। उनमें से एक का नाम था सुजीत, जिसे आपके पिताजी बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे बाबूजी के बहुत सारे दोस्त हैं। सुजीत नाम के शख्स को नहीं जानता। दोनों लोगों की उम्र 30 से 35 के बीच लग रही थी। आपने उन्हें कभी पहले देखा है? जी नहीं। आपके ससुर के अच्छे जानकार लग रहे थे। जी, देखकर तो यही लग रहा था, क्योंकि वो उन्हें अपने कमरे में ले गए थे। सरिता जी, कल हम एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाएंगे। क्या आप उनका हुलिया बता पाएंगी? जी हाँ, मैंने उन्हें ठीक से देखा था, काफी याद है मुझे। उस बेचारी मासूम बच्ची का क्या कसूर था? उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? सब मेरी गलती है। मुझे आज फीस देने जाना ही नहीं चाहिए था। सर, परसों तक डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ जाएंगे। बॉडी हैंड ओवर कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सकता है पता करो। फैमिली की हालत खराब है। और वो जो 2 आदमी मिलने आए थे, उनका कुछ पता चला? कल तक स्केचेस बन जाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि घर से कुछ भी चुराया नहीं गया। सर, लगता है कि कुलभूषण जी का इनके साथ कुछ पंगा था। शायद उसी को शांति से बैठ के सुलझाना चाहते थे। घर में चल रहे काम के ठेकेदार और मजदूरों को पूछताछ के लिए बुलाओ। हो सकता है जैसा दिख रहा हो असलियत में एकदम उससे अलग हो। हथौड़ा ऊपर से लाया गया, फिर दादा और पोती को मारा गया। सरिता जी ने खुद जाने के लिए बोला था। ये लोग दोपहर में ही घर से निकल गए थे। हत्या में इस हथौड़े का इस्तेमाल किया गया था। बोल दो तुम लोगों का नहीं है? तो हमारा ही है, पर काम के बाद सारे औजार हम वहाँ ऊपर ही छोड़ के चले जाते थे। ऐसा करते साहब हमको 2 हफ्ते हो गए। सर, आप हम लोगों को बेकार में परेशान कर रहे हैं। आप जांच कर लो। ये मेरे भरोसे के आदमी है, पिछले 3 साल से मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। नहीं सर, हमने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। आपका घर तो उनके बिल्कुल बगल में है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसकी जो खटपट की आवाज़ है, ये आप लोगों को सुनाई देती होगी? जी, सुनाई तो देती थी। कुलभूषण और प्रेरणा अगर चीखे होंगे तो वो भी सुनाई देनी चाहिए। जी, देनी तो चाहिए। ये जगदीश और सरिता, इनकी हाल ही में शादी हुई थी ना? ये उन दोनों की दूसरी शादी थी। मतलब सरिता प्रेरणा की सौतेली माँ? जी, लेकिन ऐसा नहीं है सर। वो बहुत अच्छी इंसान है। वो अपने परिवार के साथ साथ प्रेरणा की भी बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? देखिए, घर से कुछ चोरी नहीं हुआ। अलमारी में पैसे थे, गहने थे, लेकिन कुछ नहीं गया। ये हत्याएं चोरी के लिए नहीं, बल्कि किसी और मकसद के लिए की गई। क्या कहें, हमारे ख्याल से तो सब कुछ ठीक ही था। सरिता प्रेरणा के साथ खुश थी और कुलभूषण जी भी खुश थे। अगर वो तकलीफ में होते तो क्या आपसे कहते? कुलभूषण जी हमारी बच्ची को अपनी बेटी की तरह रखते थे। प्रेरणा नातिन थी हमारी। सरिता भी अच्छी थी। वो प्रेरणा को अपनी मर्जी से यहाँ ले आई थी।
जी नहीं सर, मैं नहीं जानता इन्हें। ये दोनों आपके पिताजी से मिलने आए थे। सर मुझे नहीं लगता, मैं इनसे पहले कभी मिल भी चुका हूँ। सर, वो जो 2 लोग थे उन्हें कुलभूषण जी बहुत अच्छे से जानते थे, मगर सुजीत नाम का उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई नहीं है, ना ही उस दोपहर उनकी किसी से बात हुई थी। चोर चक्कर तो नहीं है? अजीब बात है, सुजीत नाम का एक आदमी घर आता है जो कुलभूषण जी के बहुत करीबी है, लेकिन उनके बेटे ने उसका नाम तक नहीं सुना। जगदीश, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कौन है ये सुजीत? क्या मतलब सरिता? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? कुलभूषण जी ने उस दिन सुबह सिर्फ एक कॉल किया था। अब यही कॉल सुलझा सकते हैं उस केस की कुत्ती। किसे किया था ये कॉल? अरुण जी, क्या आप मेरे यहाँ आ सकते हैं? जी बिल्कुल कुलभूषण जी, कुछ अर्जेंट है? ऐसा ही समझ लीजिए। अरुण कालरा, कुलभूषण सिटी का वकील। मतलब कुलभूषण जी अपने वकील से कुछ डिस्कस करना चाहते थे। लेकिन ये बात अचानक उठी कैसे? यार ललित, मैंने तो बात छेड़ी भी नहीं, बाबूजी खुद वसीयत की बात लेकर बैठे। हर वक्त डरी रहती थी कि कहीं कुछ भी गलत हुआ तो सब यही कहेंगे, सौतेली माँ हूं ना, इसीलिए। इसमें क्या गलत है माँ? मेरा मन भी तो करता है ना कि मेरा अपना बच्चा हो। जगदीश, वो प्रेरणा का ध्यान ठीक से नहीं रखती है। अरे पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी शादी को ही तकरीबन अभी 7 महीने हुए हैं और प्रेरणा कुछ 4 महीने से रह रही है हमारे पास। थोड़ा तो वक्त लगेगा ना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, एडजस्ट करने में। इस तरह से आप सरिता पे इल्जाम नहीं लगा सकते। बेटा, मैं घर में रहता हूं, दिन भर देखता हूं कि क्या होता रहता है। वो कभी प्रेरणा से कुछ पूछती है क्या, कि उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं? कभी बात नहीं करती उससे कि स्कूल में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जैसे कोई भी माँ पूछेगी। अब वो प्रेरणा की असली माँ तो है नहीं, थोड़ा टाइम गुजर जाने दीजिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। अगर ऐसे ही टाइम निकलने दिया ना तो कल को कुछ उल्टा ना हो जाए। तुम उसके पति हो, शायद इसीलिए तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं बस इतना ही कहूंगा, जरा संभल कर। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ? देखो सरिता, मैं जानता हूँ इस बात का कोई खास मतलब नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम प्रेरणा का ख्याल थोड़ा और रखो, दैट्स ऑल। जगदीश, हमारे बच्चे भी होंगे ना? हाँ होंगे सरिता, लेकिन प्रेरणा भी मेरी बच्ची है। मुझे भी हैरानी हुई थी कि कुलभूषण जी अचानक वसीयत बनाना क्यों चाह रहे थे। क्या वसीयत बनवाना चाह रहे थे? नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो सरिता जी? मैं ठीक हूँ अरुण जी। अरुण जी, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम कर देना चाहता हूँ। ये अचानक कैसे आपने वसीयत बनाने का सोचा? जगदीश और सरिता अपने बच्चे करने की सोच रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा ना हो कि प्रेरणा के प्रति कोई अनदेखी हो। पर आपको ऐसा डर क्यों लग रहा है? अब मैं क्या बताऊं अरुण जी, कुछ वजह है। जगदीश ने आपसे बोला क्या, प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो या ऐसा कुछ? तो क्या जगदीश ने अपने पिता से बोला था ऐसा कुछ? पता नहीं, कुलभूषण जी ने कभी बताया नहीं, लेकिन ना मुझे जरूर लगा था कि कोई ऐसी बात तो उन लोगों के बीच में हुई होगी। अरुण जी, क्या ये हत्याएं जगदीश कर सकता है? क्योंकि उसी दिन हुआ जिस दिन अरुण जी ने वसीयत की बात आपसे की थी। आप तो जानते ही हैं सर कि आजकल शहरों में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉपर्टी के दाम तो आसमान छू रहे हैं कि आजकल ज़्यादातर क्राइम्स और मर्डर्स प्रॉपर्टी को लेकर ही हो रहे हैं। अभी हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डबल मर्डर किसी एक आदमी ने किया है या फिर 2 लोगों ने मिलकर। और वो 2 लोग कौन थे जो कुलभूषण जी से मिलने आए थे? सुजीत और उसके साथ वाला आदमी। देखिए, मैं कुलभूषण जी को पिछले 15 सालों से जानता हूँ और मेरे ख्याल से तो वो किसी सुजीत को नहीं जानते थे। इन हत्याओं का कारण घरेलू क्लेश होने का अंदेशा बढ़ता जा रहा था और इस घरेलू क्लेश की वजह थी एक सौतेली माँ का अपने बच्चों की चाह रखना, एक पिता का अपनी बेटी के लिए माँ की जरूरत पूरी करने की चाह रखना, एक दादा का अपनी पोती के भले की चाहत रखना। कोई तो था जो इन हालात से एकदम असंतुष्ट था, नाखुश था। जी सर, ये तो अपने बच्चे चाहती थी। वो प्रेरणा को पसंद नहीं करती थी क्या? क्या मतलब सर? वो प्रेरणा से बहुत प्यार करती थी, भले उसकी अपनी बच्ची नहीं थी वो। देखिए सर, जब से मेरी पहली पत्नी का देहांत हुआ तब से ही प्रेरणा जो है अपने नाना नानी के यहाँ रहती। वो तो 7 साल के बाद मेरे पास रहने को आई। अब थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना घुलने मिलने में।
आपको इस बात का पता था कि आपके पिताजी अपनी वसीयत बनवा रहे थे और आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम करना चाहते थे? जी पता था। सही फैसला है जगदीश। मैं नहीं चाहता कि मैं कभी ये महसूस करूं। काश कि मैंने ये किया होता। इसीलिए मैं वो अभी कर रहा हूं, ताकि अफसोस की कोई गुंजाइश ही ना बचे। बाबूजी, आपको क्या लगता है मैं प्रेरणा का ख्याल नहीं रखूंगा? मेरी बेटी है वो। बेटा, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा और सरिता के और तुम्हारे बच्चे होंगे, सरिता बदल सकती है और वो तुम्हारा चीजों को देखने का नजरिया भी बदल सकती है। मैंने उनसे कहा भी था कि चिंता ना करें, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सरिता को इसका पता था? जी हाँ, पता था। जगदीश, जगदीश, क्या हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो सकते हैं? ऐसे अचानक क्यों? बस वो थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए थी। नीचे रहती हूँ तो बाबूजी हर वक्त घूरते रहते हैं, हमेशा शक भरी नज़रों से देखते हैं कि जैसे मैं बस उनकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हूँ, बस अपने बच्चे चाहती हूँ, जैसे और कोई फीलिंग्स है ही नहीं मुझ में। जगदीश, मुझे शक है ना तो कोई सुजीत है और ना ही उसका कोई साथी। मुझे शक है कि इस सब से तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का कोई लेना देना है। ये एक साजिश है। पहले से तय था कि मजदूरों को दोपहर की छुट्टी दे दी जाएगी। अब बकवास कर रहे हैं सर आप मेरी बाप और मेरी बेटी के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। जमीन जायदाद के झगड़े ज्यादातर परिवार वालों के बीच ही होते हैं। बकवास है सर, मैं ये सब नहीं करूंगा कभी। हेलो सर, आपको मौत का सही समय जानना था ना? यस डॉक्टर। हमारी पूरी रिपोर्ट तैयार है, ये आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी। ये कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया हो सकता है। जैसा कि मुझे पहले से शक था, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पिता से 3 बजे कोई 2 लोग मिलने आए। पोती से बेहद प्यार करने वाले दादाजी चीजें ठीक करना चाहते थे। अपनी पोती के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। किसी दूसरे ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए साजिश करके उनकी वो योजना खत्म कर दी। ये शब्द काश भी कितना अजीब होता है ना। कोई इस डर से कुछ करता है कि कहीं आगे चल के ऐसा ना हो, और कोई इस डर से कुछ करता है कि अगर आगे चलकर ऐसा हो गया तो। क्या बात है सर? आपने उस दिन मार्केट से कुछ नहीं खरीदा, वापस लौटते वक्त साथ में कुछ नहीं लाया? जी नहीं, उसके हाथ में कुछ नहीं था। जी उनका पर्स था। जी मैंने मार्केट से कुछ नहीं खरीदा। आपके पास घर की चाबी थी, आप खुद खोलकर भी तो चेक कर सकती थी। घर से बहुत धुआं निकल रहा था सर, मैं बहुत डर गई थी। सोनाली मैडम को आपने 4:30 बजे फीस दी। कोई 4:30 बजे वो फीस देने आई थी। पक्का? जी पक्का। प्रेरणा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वो आएगी नहीं। ठीक है, लेकिन उससे कह दीजिएगा कि और क्लासेस मिस नहीं करें। उस दिन मेरी ट्यूशन क्लास 5 बजे थी, मंगलवार, मुझे अच्छे से याद है। 1-1.5 घंटे तक मार्केट में आप फालतू में भटकते, वहाँ से कुछ खरीद कर नहीं लाई। मैंने बताया ना सर आपको कि मैंने कुछ नहीं खरीदा। असल में आपको बॉडीज के जल जाने का वेट जो करना था। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपने अपने ससुर और बेटी का मर्डर किया है। सॉरी, सौतेली बेटी। आपके घर से सोनाली मैडम के घर के बीच की दूरी है मुश्किल से 20 मिनट की, लेकिन वापस लौटने में आपको इतना ज्यादा वक्त लगा। अब इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। ये आप क्या झूठी बातें बना रहे हैं मेरे खिलाफ? झूठी बातें आप बना रही हैं, मनगढ़ंत कहानी आप सुना रही हैं। आपके ससुर की मौत का असल टाइम है 2 बजे, उन 2 लोगों के घर आने से काफी देर पहले। और प्रेरणा की मौत का टाइम है 4 बजे, आपके घर से निकलने से बस थोड़ी सी देर पहले। और आपने उन मजदूरों को घर से जाने के लिए कहा 1:30 बजे, प्रेरणा के घर आने से काफी देर पहले, और तब तक आप अपने ससुर का मर्डर कर चुके थे। सर, मजदूर 3 बजे नहीं, लगभग 1:30 बजे के आसपास ही खाना खाकर चले गए। जाहिर सी बात है, आप अपने ससुर के इस फैसले से नाखुश थी कि वो आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम कर रहे थे। अरुण जी, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम कर देना चाहता हूँ। जगदीश ने आपसे बोला क्या प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो या ऐसा कुछ? मुझे जगदीश को लेकर कोई फिक्र नहीं है, लेकिन सरिता
वो प्रेरणा को पसंद नहीं करती। दरअसल वो प्रेरणा को अपने आप से दूर कर देना चाहती है। मैं आया नहीं हूँ तुम्हारे। मैंने ऐसा कब कहा? आप मुझसे गुस्सा क्यों होती हो? सारा दिन तुम्हारे नखरे नहीं झेल सकती। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझे यहाँ लाए क्यों? मैं नहीं लाई तुम्हें यहाँ। तुमने प्रेरणा से क्या कहा? बस सबको मौका चाहिए ना मुझे कोसने का। अगर मैं उसकी सगी माँ होती तो ये सब कुछ नॉर्मल माना जाता ना, लेकिन नहीं, मैं सौतेली हूँ ना, इसीलिए करो सब मुझ पे शक। पापा को लगता है कि मैं सच नहीं बोल रही हूँ। अब एक ही बात बार बार तो नहीं बोल सकती ना दद्दू। बेटा मुझे लगता है कि वो आंखों से देखता नहीं, सिर्फ सुनता है, इसीलिए उसे बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है। आप मेरे और जगदीश के बीच झगड़ा करवाना चाहते हैं ना? आप जगदीश को खुश नहीं देख सकते? आप मुझे खुश नहीं देख सकते? बेटा मैं तुम लोगों को खुशी देखना चाहता हूं, और जहां तक मेरी खुशी का सवाल है तो वो प्रेरणा में बसती। तुम उसे मां जैसा प्यार दो, उसे खुश रखो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रेरणा मेरी बेटी नहीं थी। अपनी बेटी को तो मैं बहुत पहले ही खो चुकी थी। मैं बस अपना बच्चा चाहती थी और वो सब प्रेरणा के नाम कर रहे थे। मैंने बहुत तकलीफों के बाद फिर से जिंदगी बनाने की कोशिश की थी। मैं जगदीश के साथ अपना घर बसाना चाहती थी और मेरे ख्वाब को मिट्टी में मिलाया जा रहा था। मेरे ससुर जी आराम करना चाहते हैं तो आज के लिए ठोका पेटी नहीं चाहिए। ठीक है मैडम जी, पर हमारा दिहाड़ी पूरा दिन का ही देना पड़ेगा। ये लीजिए। क्लास नहीं जाना। तुम्हें जाना होगा, ट्यूशन की फीस भी देनी है। जाओ चेंज करो। आप मेरे से जबरदस्ती क्यों कर रही हो? प्रेरणा को वहां अंदर नहीं जाना। क्यों? बाबूजी ने मना किया उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। आपको किया होगा, मुझे नहीं। मैंने कहा ना तुझसे वहां नहीं जाना, वो सो रहे हैं। दद्दू, दद्दू, तुम्हारे पति को मालूम था इस बारे में? नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता था। मैं तो फिर से अपना घर बसाना चाहता था, बस। सरिता इस वक्त न्यायिक हिरासत में है
एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आईपीसी अपराधों में से 20% का ताल्लुक जमीन जायदाद से होता है। प्रॉपर्टी की तेजी से बढ़ती कीमतों और इन अपराधों में भी एक संबंध देखा गया है। इन अपराधों में से काफी अपराधों के तार परिवार के अंदर जुड़े पाए गए। जो आपके पास नहीं है उसकी चाहत रखना, कोशिश करना एक महत्वाकांक्षा मानी जा सकती है, मकसद माना जा सकता है, लेकिन उसे जोर जबरदस्ती से हासिल करना, उसके लिए अपराध का सहारा लेना, यह लालच की हद ही माना जाएगा। असंतोष एक ऐसा बीज है जिसे लालच का कटीला झाड़ बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। दिल पे लगी चोट, परेशान दिमाग, इन कारणों से अक्सर सही सोचने समझने की ताकत चली जाती है और ऐसे में कई बार इंसान समझदारी का दायरा फांद बैठता है। लालच अक्सर एक इंसान को शैतानी दिमाग में बदल देता है और वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए बेकाबू हरकतें करने लगता है। अगर इस असंतोष के बीज को असलियत की मिट्टी में बोया जाए, सब्र के पानी से सींचा जाए और आपसी बातचीत की हवा में पनपने दिया जाए तो इससे एक समझदारी का फूल खिल सकता है। हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है कि कहीं हमारा असंतोष, हमारी निराशा हम पे सवार ना हो जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो उस पर तुरंत लगाम कसने की जरूरत है ताकि हालात ऐसी जगह ना जा पहुंचे जहां बाद में हमें यह महसूस हो कि काश हमने सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के लिए सरकार द्वारा व्यापक पैमाने पर चलाया जाने वाला प्रमुख कार्यक्रम है। इसे 2000-2001 में स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स ने मिलकर शुरू किया था। 2010 में द राइट टू एजुकेशन एक्ट के पास होते ही सर्व शिक्षा अभियान को पूरी कानूनी देखरेख मिली ताकि सर्व शिक्षा अभियान को बुनियादी स्तर पर कार्यान्वित किया जा सके। बुनियादी स्तर पर ज्यादातर जगहों पर चीजें बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये सारी योजनाएं, ये सारे प्रोग्राम्स आखिर में लोगों द्वारा ही चलाए जाते हैं। ऐसे लोग जो खास तौर पर इन योजनाओं के लिए ही नियुक्त किए गए हैं, जिन पर इन कार्यक्रमों को चलाने की जिम्मेदारी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी योजनाएं उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इनकी जरूरत है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जो सेवाएं इन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचती हैं, उसका आंकड़ा है 100 में से सिर्फ 10। मसाला मुड़ी ए मुड़ी बार मजा मसाला मुड़ी ए बूढ़ी बार मजा मसाला मुड़ी जाल मुड़ी बूढ़ी बार मजा। तुम्हें ये करना है और तुम क्या बना रहे हो? तुम्हें ऐसा ही बनाना है, बिल्कुल ऐसा। मौसमी दीदी, हम लोग बाहर खेलने जाए, फिर आके स्कूल का काम कर लेंगे। हाँ हाँ पक्का कर लेंगे। वो तो तुम दोनों ने कर दिया। एक बार बाहर खेलने जाओगे तो दिन ढलने से पहले वापस नहीं आओगे, और जैसे ही वापस आओगे वैसे ही तुम दोनों के पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे, फिर चद्दर तान के सो जाओगे। अब जाने भी देना, वरना सच में रात हो जाएगी। फिर तो हम कुछ खेल भी नहीं पाएंगे, सारे दोस्त आ गए होंगे। बहस करने में तो तुम दोनों से कोई नहीं जीत सकता। पढ़ाई में भी सबको हरा कर दिखाओ ना। पहले अपना स्कूल का काम खत्म करो, फिर जहाँ जाना है जाओ। मैं बाहर से कपड़े लाने जा रही हूँ, मेरे वापस आने तक स्कूल का काम खत्म होना चाहिए। ये तो दादागिरी है। बड़ी है तो मतलब अपनी मनमानी करेगी। मैं भी एक दिन बहुत बड़ा होऊंगा और फिर उसे बताऊंगा। तो भले के लिए तो बोल रही है, पढ़ने लिखने में अपनी दीदी की तरह बनो, फिर बनना डॉक्टर, कलेक्टर, तब अपने बड़े से गाड़ी में घूमना। पर ये सब के लिए ना पढ़ना होगा। सुनो, वो आने से पहले सारा काम खत्म करो, उसके बाद जाओ। अरे नारायण, ये दोनों कुर्सियां आपने को कल तक देनी है। शेखरदा, लकड़ी का काम तो मैं कर दूंगा, पर ये तार का काम तापोस से करा लो, वो कर देगा। ठीक है, तुम अपना काम कर दो, मैं उससे बात करूँ। ठीक है दादा। पिलामाने आज आम संख्यार स्थानीय मान विषय जानिबा।
ଯେମିତିକି ମୁଁ ଲେଖିଛି 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖିଛି କ'ଣ 4 3 5 1 3 2 9 8 8ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି 8 1 9ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି 9 10 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି 200 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି 3000। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ନିଜ ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲେଖ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମୋତେ ଜଣାଅ। यहाँ दस्तखत को ये लो, यहाँ साइन करो। ये लो। दादा, मेरे दोनों भाइयों का वजीफा मैं ले लूँ? उनका अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। उसके लिए उनको खुद ही आना होगा क्योंकि मुझे रिकॉर्ड में लिखना होता है। ठीक है दादा। देबू खाने के समय झगड़ा नहीं, खाना खाओ। ये सब इसने शुरू किया बाबा। बाबा मैंने कुछ भी नहीं किया, झूठ मत बोल। शुरू किसी ने भी किया हो, अभी 2 थप्पड़ लगाऊंगा सब बंद हो जाएगा ये। चलो खाना खाओ। इन बंदरों का वजीफा कब मिलेगा? पता नहीं माँ, थोड़ी देर लगेगी। मेरे पिछले साल का वजीफा भी तो मुझे अब मिला है, इसमें तो हमेशा देर लगती है। भगवान का शुक्र है बेटा, कम से कम हम तुम लोगों को पढ़ा तो पा रहे हैं। एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार, जो भी था जितना भी था सब उसी में खुश थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, एक बेहतर कल की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। माँ बाप उन्हें देखकर खुश थे, वो जानते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होंगे और पूरे परिवार के लिए अच्छा वक्त आएगा। लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। क्या हुआ नारायण? अरे बाहर निकाल, खींच नारायण, बाहर खींच, बाहर निकाल। अरे चंदन, बसन, इसका पैर निकाल, बैठा बैठा बैठा। डॉक्टर साहब, उन्हें एडमिट करना पड़ेगा। कैसे है वो? डॉक्टर साहब, उनकी हड्डी टूटी है क्या? नहीं, हड्डी नहीं, कहीं कोई नस दब गई है। इनके शरीर का दाहिना हिस्सा पूरा सुन्न पड़ गया है। मुझे लगता है कि शायद इन्हें रखवा मार गया है। क्या? इसीलिए उनको एडमिट करना पड़ेगा और अच्छे से जांच करनी पड़ेगी। हम 3 दिनों में आपके पति को यहाँ से छुट्टी दे देंगे, लेकिन आपको हर सप्ताह उन्हें जांच के लिए यहाँ पर लाना पड़ेगा। ये कब तक ठीक होंगे? माने पहले जैसे चलना फिरना कब शुरू करेंगे? अब ये बताना तो बड़ा मुश्किल काम। देखिए, हो सकता है कि कुछ महीने लग जाए या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन एक बात है कि आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पति को लकवा हुआ है। ये
काम नहीं कर पाएंगे? एकदम ना। जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते ये कोई काम नहीं कर सकते। मैंने आपका कार्ड देखा है। यहाँ अस्पताल में तो आपको कुछ नहीं देना है, ये मुफ्त है। दवाइयों का खर्चा होगा। अभी तक जो दवाइयाँ खरीदी हो तो काफ़ी महंगी थी। हाँ, इसकी दवाइयाँ महंगी होती हैं और आगे भी होंगी। मौसमी, सुनो, तुम यहाँ बाबा के पास रुको, मैं कुछ काम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तुम बेफिक्र होकर जाओ माँ, मैं बाबा के साथ साथ देबू और बाबा का भी ख्याल रखूंगी। माँ, लेकिन तुम जाओगी कहाँ और क्या काम करोगी? अभी तक तो नहीं पता। मैं शिखर बाबू के पास जाऊंगी और भी लोग हैं, सबसे बात करूंगी। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना बेटा। और वो वाला, वो जल्दी करके दिखाओ। देबू, अपना दिखाओ। दूसरा वाला भी करो। देबू बाबू, जल्दी चलो, मुझे घर पे बहुत सारा काम है। क्या लीजिए। ₹425। 75 रुपये अगले महीने दूँ तो चलेगा? ठीक है, लेकिन अगले महीने दे देना। पहले से तेरे ऊपर 150 रुपया बकाया है। जानती। दीदी, हाँ मैं कल का बासी खाना ले लिया, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ बचा कुचा रहता है ना, ले लिया कर, ठीक है? अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अस्पताल नहीं जाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? ठीक होना होगा
तो यही घर पर ठीक हो जाऊंगा और ऐसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। माँ, तुम परेशान मत हो। मैं पढ़ लिख कर ना कुछ बनूंगी। अब ये तो नहीं पता क्या बनूंगी, लेकिन उसके बाद मैं तुम सबका ख्याल रखूंगी और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जानती हूँ बेटा। एक साल बीत गया। नारायण मोहंता की हालत में थोड़ा सुधार तो हुआ, पर बहुत थोड़ा, लेकिन इतना नहीं कि वो कुछ काम करके अपने परिवार को पाल सके। मौसमी, मैं काम के लिए निकल रही हूँ बेटा। ठीक है माँ, मैं भी बस स्कूल के लिए निकलूंगी। बाबा 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 संभाल के। बाबा आप आराम करो। एक साल से तो आराम ही कर रहा हूँ बेटा। अब इसे अपनी अपनी कॉपी में लिखो और इसका जवाब बताओ। ठीक है दादा, मैं माँ से कह दूंगी। किंतु जरा जल्दी करना, साल शुरू हो गया है और तुम्हें अपनी एडमिशन फीस भी देनी होगी। जी दादा। देबू बाबू जल्दी चलो। माँ, वो स्कूल की फीस देनी है। जानती हूँ बेटा। सबने दे दी है। अभी तो बिना फीस की क्लास में बैठने दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक बैठने नहीं देंगे। अगले महीने कोशिश करती हूँ बेटा। तू तो जानती है इस घर में जो कुछ आते हैं, घर के खर्चे और तेरे बाबा की दवाइयों में खर्च हो जाती है। खाने के नाम पर भी रेहान भाई के घर के बच्चे खुचे से पेट पाल रहे हैं हम। जानती हूँ अम्मा, मैं तो बस आपको बता रही थी।
अरे मौसमी, तुम पिछले साल की कॉपी में लिख रही हो? क्यों? नई कॉपी क्यों नहीं ली? दिखाओ कॉपी दिखाओ। अरे ये क्या, तुम तो कॉपी के पीछे की कवर में ही लिख रही हो। मौसमी, तुम एक होनहार छात्रा हो, तुम्हें तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? अब ऐसे लिखोगी तो याद कैसे करोगी कि कहाँ क्या लिखा? हाँ, एक नई कॉपी ले लो। चल। तुम्हें क्या लगता है अगर स्कूल को पैसे मिलेंगे तो वो स्कूल अपने पास रख लेगा? अरे तुम्हें हर साल पैसे मिलते हैं ना। नहीं दादा, मैं वो नहीं कह रही थी। मैं तो बस आपसे ये पूछ रही थी कि हमें पिछले साल का वजीफा कब मिलेगा। अरे बेटा, जब स्कूल को मिलेंगे तो तुम्हें मिल जाएंगे। अब तुम्हारा वजीफा कोई स्कूल के पेड़ के ऊपर तो नहीं लगता है कि तोड़ा और दे दिया। अरे वो पहले ब्लॉक ऑफिस में आता है और उसके बाद हमारे पास, और जैसे ही स्कूल को पैसे मिल जाएंगे तो हम तुम्हें दे देंगे। और सुनो, तुमने अभी तक अपनी एडमिशन फीस तो भरी नहीं है और तुम यहाँ अपने वजीफे के लिए मुझसे लड़ने आ गई हो। नहीं दादा, मैं आपसे लड़ नहीं रही हूँ, मैं तो बस आपसे पूछने आई थी। क्या ढूंढ रही हो बेटा? कुछ नहीं पापा, देख रही हूँ कि कोई पुरानी कॉपी मिल जाए। अभी की सारी कॉपियाँ और पेंसिल ख़त्म हो गई हैं। माँ, मुझे 10 रुपए चाहिए। किस लिए? वो नई कॉपी या पेंसिल लेनी, सब खत्म हो गई हैं। मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है बेटा, तू तो सब जानती है। जानती हूँ माँ। चलो बच्चों, अब जल्दी से इस सवाल का जवाब बताओ। तुम भी अजीब हो, हर दूसरे दिन यहाँ अपना वजीफा लेने पहुँच जाती हो। अरे कोई करोड़ों का खजाना है स्कूल के पास जो पैसे निकाल कर तुम्हें दे दूँ? दादा, मेरे पास तो लिखने के लिए कॉपी भी नहीं है और पेंसिल भी ख़त्म हो गई है। और अगर पैसे मिल जाते तो मैं नई कॉपी और पेंसिल ले लेती। स्कूल से एक आदमी जाकर रोज वहाँ ब्लॉक ऑफिस में बैठता है कि वो पैसे दे दे। अब रोज रोज उनके जाने पर जो खर्चा होता है उसके लिए मुझे ही सुनना पड़ता है ना। अब जब ब्लॉक ऑफिस ही पैसे नहीं दे रहे तो मैं कहाँ से ला कर दूँ? अरे मैं भी यहाँ स्कूल में काम करता हूँ, कोई जादूगर तो हूँ नहीं कि हवा में हाथ घुमाया और पैसे हाजिर। और अगर कॉपी पेंसिल नहीं है तो तुम अपने पैसे से खरीद लो। तुम वजीफे पर ही जिंदा हो क्या? चलेगा दादा, कोई छोटा सा काम ही दे दो। देखो नारायण, मैं तुम्हें कोई भारी काम तो दे नहीं सकता। कील भी लगाने का काम करोगे क्या? कुछ भी चलेगा दादा। ठीक है, तो कल से आ जाओ। और हाँ, यहाँ रोज काम आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, जब आएगा तो कर देना तुम। ठीक है दादा।
बेटा, ये काम पहले जैसा नहीं है, पर कुछ तो करना होगा ना। अब देखो ना, तुम्हारा मर्द दिन रात लगकर किसी तरह से ये घर चला रही है। अगर ये काम मिलता है तो, और इससे मिलने वाले पैसे बचते हैं तो तुम्हारा कॉपी और पेंसिल जरूर ला कर दूंगा। 10 रुपए बहुत ज्यादा है हमारे लिए बेटा। बेबू बाबू, गीतू, मौसमी कहाँ है? घर में होगी। क्यों, तुम्हारे साथ स्कूल नहीं गई? बीमार है क्या? वो तो 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही है। क्यों? वो कह रही थी कि मास्टर जी की बातें सुनकर क्या करे जब वो लिख ही नहीं सकती। बेटा, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी बेटा। हाँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। एक तो हमें वजीफ़ा नहीं मिल रहा है, ऊपर से क्लास में लिखने के लिए मेरे पास एक कॉपी भी नहीं है। पुरानी सारी कॉपियाँ भरी हुई हैं, देबू और बाबू की भी कॉपियाँ भरी हुई हैं। जब तक मुझे एक नई कॉपी और पेंसिल नहीं मिल जाए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। मैं कुछ करती हूँ। आज मैं ना तुझे मेरी कॉपी नहीं दे डाला, ठीक है? मैं देखता हूँ बेटा, अगर कुछ मिलता है तो देखता हूँ। ₹10। उसे जो चाहिए था वो थे सिर्फ ₹10, एक नोटबुक और एक पेंसिल के लिए। तुम लोग को बाहर खेलने जाना है? हाँ, जैसे कि तू जाने देगी। तू पक्की शैतान है, पहले हमें खेलने का लालच देती है और जब हम जाने को होते हैं तो हमें पढ़ने को बिठा देती है। हमें परेशान करने में बहुत मज़ा आता है ना तुझे? नहीं, तुम लोग को जाना है तो तुम लोग जा सकते हो। सच में? ये हमें उल्लू बना रही है। नहीं, तुम लोग जाओ। चल चल जल्दी। हाँ निर्मला बोलो। भाई ना, मुझे 10 रुपये चाहिए था। मेरे अगले महीने की तनख्वाह में से काट लीजिएगा। 10 रुपये चाहिए ना? इतना हिचकिचा क्यों रहा? देता हूँ रुको। मेरी बेटी है ना, उसकी कॉपी और पेंसिल के लिए बहुत दिनों से मांग रही थी। ये लो। कौन है? माँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, मौसमी। मौसमी को क्या हुआ? उसने खुद को आग लगा ली।
तुम कहीं केम दिखला हाँ यहाँ लोग कहीं से मला से पूरा जोड़ी जाइए से हाँ हे भगवान बंशी नहीं होता को मौसमी 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 चंदा चंदा मौसमी कह रखला मेरे पति और सारे लोग उसे अस्पताल लेके गए। क्या हुआ था? क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? वो मौसमी थी, वो अंदर है। मौसमी अंदर है? मौसमी 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 किसी ने तो हमें स्कूल का काम भी करने नहीं दिया, बोला कि बाहर जाकर खेलो। हम लोग बाहर गए, फिर अंदर क्या हुआ हमें नहीं पता। चलो चलो अस्पताल चलते हैं। किट रेडी करो, आओ फास्ट फास्ट। दादा मौसमी कहाँ है? मौसमी अंदर है, डॉक्टर साहब देख रहे हैं उसे। उसका 65% शरीर जल गया है। डॉक्टर साहब मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। देखिए अभी वो बेहोश है, उसकी हालत बहुत नाजुक है, आप थोड़ा इंतजार करिए। मुझे पुलिस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये पुलिस का मामला है। निर्मला की बेटी ने खुद को जला लिया है। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं, लेकिन आई होप ये उस कॉपी पेंसिल की वजह से नहीं हो। कौन सी कॉपी पेंसिल? निर्मला मुझसे 10 रुपए मांगने आई थी एडवांस में, तो मैंने उसे दे दिए। तभी कोई बच्चा आया था उसको बोलने के लिए कि उसकी बेटी ने खुद को जला लिया है। नहीं साहब, वो हमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ होगा, वरना वो इन दोनों को बाहर क्यों भेजती? बेटा, उसने तुम दोनों से कुछ कहा था क्या? नहीं, वो रोज दोपहर को हमसे स्कूल का काम करवाती है, लेकिन आज नहीं करवाया और कहा कि बाहर जाकर के लो। इसका मतलब ये चीज उसके जहन में था। क्यों? क्या हुआ था? कुछ तो था जो तुम लोग उससे जबरदस्ती करवाना चाहते थे। कैसी बात करते हैं साहब, वो हमारी बेटी है, हमारा खून। तो फिर उसने खुद को आग क्यों लगाया? कोई बात तो होगी उसके मन में जिसकी वजह से वो परेशान थी। परेशान तो थी साहब। किस वजह से? उसे नई कॉपी और पेंसिल चाहिए थी। कॉपी और पेंसिल? जी साहब, बहुत दिनों से वो नई कॉपी और पेंसिल के लिए 10 रुपया मांग रही थी। आज ही मैंने अपने मालिक से 10 रुपये लिए थे उसकी नई कॉपी और पेंसिल के लिए। सिर्फ एक कॉपी और पेंसिल के लिए उस बच्ची ने अपने आप को जला लिया? जी उसके पास कॉपी नहीं थी, वो अपनी पुरानी कॉपियों में ही लिख रही थी। मैंने उसे कई बार कहा भी कि वो कॉपी ले ले, लेकिन सर उसके बाद तो धीरे धीरे उसने स्कूल आना ही बंद कर दी। ये वजीफा आने में इतनी देर क्यों हुई? अब सर ये मुझे नहीं पता, स्कूल एडमिन इंचार्ज आपको बता पाएंगे। जी सर, वो तो कहती थी, लेकिन सर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वजीफा तो ब्लॉक ऑफिस से आता है, मैं तो बस यहाँ स्कूल का काम संभालता हूँ। सर हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, रोज अपने आदमियों को ब्लॉक ऑफिस भी भेजते हैं, लेकिन अगर वजीफा टाइम पर ना आए तो कोई क्या कर सकता है भला? इन सब में थोड़ा बहुत वक्त तो लगता ही है ना। और ये एडमिशन फीस, ये क्या है? ये तो बहुत ही मामूली सी रकम है सर। इंडिपेंडेंस डे, फेस्टिवल और रिपब्लिक डे इनके लिए लेते हैं। आप लोगों को इतना भी समझ में नहीं आया कि वो बच्ची इतनी भी समर्थ नहीं थी कि एक कॉपी और पेंसिल खरीद सके? लेकिन सर हमने तो बस। हाँ सर, वो तो बस।
सॉरी, हम मौसमी को बचा नहीं पाए। रिपोर्ट कीजिए रेहान। ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सोचकर भी मेरी रूह कब जाती है। अब कुछ कीजिए रेहान। अरे कमाल है, आप लोग हम ही पर उंगलियां क्यों उठा रहे हैं? ये मत भूलिए कि इस देश को हमारी पार्टी ने ही आरटीआई दिया, आरटीई दिया। विमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा हमारी पार्टी के लिए हमेशा अहम था और अहम रहेगा। और हाँ, हमारी पार्टी ने ही जनहित में सबसे ज्यादा स्कीम्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम अनाउंस किए हैं। भाई साहब, सबसे ज्यादा स्कैम और घपले भूल गए? ये भी तो इन्हीं की पार्टी ने दिए हैं देश को। हद होती है मजाक मस्ती की भी। लो मेकर्स की खिल्ली उड़ाओ, ये कहाँ की बात हुई? अरे भाई, हम यहाँ बैठ कर डिस्कस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, डिबेट करते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दों पर। लेकिन ये लोग तो यूं बताना चाहते हैं जैसे हम कोई मच्छी मार्केट खोल के बैठे वहां पर। विश्व स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका कुछ ना कुछ असर इंडिया पर भी पड़ रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इंडिया किसके पक्ष में है, इसका असर हमारे आने वाले कल पर बहुत गहरा पड़ेगा। इस मुद्दे पर बात करना, चर्चा करना और बताना बहुत जरूरी है। देखिए, ये ऐसे टेलीविजन शो से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। ये लोग सिर्फ गरीबों की लाचारी का फायदा उठा रहे हैं। अरे रियलिटी के नाम पर ये लोग दूसरों के दुख दर्द को कहानी बनाकर किश्तों में बेच रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। गलत कह रहे हैं। देखिए, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। देखिए, अब ये नौटंकी नहीं चल कंप्लीट। ये गलत है। अरे कमाल है, आप लोग अपनी पार्टी की तरफ तो पहले देखिए। सिर्फ 10 रुपए के लिए, एक नोटबुक और पेंसिल के लिए उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। शोभा, अनिल, क्यों ये सब शोज देखने बैठ जाते हो? अरे अब डिनर पे बैठ के ना यही सर खपाते रहो। लेकिन शोभा, सोचो तो, सिर्फ 10 रुपए के लिए, वो भी आज के टाइम में। ना मुझे सोचना है ना मुझे सुनना है। नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है ये सब हॉरिफाइंग स्टोरीज सुन के। यू नो व्हाट, ये क्राइम शोज ना बंद कर देने चाहिए। ये बस क्रिमिनल्स को नए नए आइडियाज देता है क्राइम करने के लिए, और हम जैसे लोगों को बेवजह डराने के लिए। मटर पनीर कैसी बनी है? मैंने बनाई है, मेड ने नहीं। बहुत अच्छी बनी है। सुनो, अगले हफ्ते 4 हॉलीडेज हैं, तो महाबलेश्वर चलें? वेदर भी अच्छा होगा। उस न्यूज रिपोर्ट ने खलबली मचा दी। वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इस घटना की इंक्वायरी के आदेश दिए। ब्लॉक ऑफिस ने बताया कि वजीफे के लिए स्कूल को एक फॉर्म सबमिट करना होता है जिसमें उसकी बैंक की डिटेल्स होती हैं, ताकि वजीफे यानी स्टाइपेंड की राशि सीधे बैंक में ट्रांसफर की जा सके। और ब्लॉक ऑफिस के अनुसार स्कूल द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। जब इस बात का पता चला कि एडमिशन फीस या ज्वाइनिंग फीस के नाम पर स्कूल बच्चों से इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रंस डे, रिपब्लिक डे और दूसरे फेस्टिवल्स मनाने के पैसे लेता है, तो तुरंत उस पर रोक लगा दी गई और सारे स्कूल्स को यह निर्देश दिए गए कि जिन जिन बच्चों से वो राशि ली गई है, वो राशि उन्हें तुरंत वापस की जाए। एक दूसरी कमेटी भी बनाई गई जो ये चार्जशीट दायर कर सके कि वजीफे के आने में देरी क्यों हुई और ज्वाइनिंग फीस क्यों ली गई। मौसमी का परिवार अब भी उस हादसे से उबरने की कोशिश में लगा है। पूरी इंक्वायरी के बाद अथॉरिटीज ने मौसमी के परिवार वालों को मुआवजे की राशि दी। समाज की भलाई के लिए जितनी भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, वो समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर इन स्कीम्स का फायदा, इन स्कीम्स का लाभ सही लोगों तक सही वक्त पर ना पहुंचे, तो ऐसे प्रोग्राम्स का कोई फायदा नहीं होता। इन योजनाओं का प्रभाव कम होता जा रहा है और इसका मुख्य कारण है जिम्मेदार लोगों का गैर जिम्मेदार होना, नेग्लिजेंस और ज्यादातर केसेस में करप्शन। अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर निंदा करें इस 100 में से 10 के रवैये की। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।
क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।